नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एमपीसीएस में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अपने इस सेशन में हम या तो कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, जनसत्ता या दैनिक जागरण का जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो उसको डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ अगर उन टॉपिक से इतर कोई और पुराना टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज अपनी इसी श्रृंखला में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो जीएस पेपर 3 से संबंधित है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसानों का एक आंदोलन हुआ था। किसानों ने अपनी कुछ मांगों को लेके आंदोलन किया था, ठीक है। दिल्ली के एनसीआर हिस्से में, हरियाणा के, पंजाब के किसान वहाँ पहुँचे थे और इस खबर को न केवल सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और टेलीविज़न पर भी बहुतायत में प्राथमिकता दी गई थी। तो क्या थी किसानों की मांगें, कितनी जायज़ हैं किसानों की मांगें, क्या क्या चुनौतियाँ सरकार के सम्मुख हो सकती हैं उन अगर सरकार उन मांगों को मानती है, और क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस खबर में ख़ास। तो ये सब देखेंगे अपने डिस्कशन के अंतर्गत। तो इससे पहले हम अपना डिस्कशन शुरू करें, दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें, तभी हम अच्छा कंटेंट आपको तक पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की। तो ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आया था कि एमएसपी की गारंटी क्या है, संविधान के खिलाफ राइटर ने बताया है किसानों की मांगों को, है ना। एमएसपी कानून और क्या क्या चाहते हैं किसान, ये है एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग अगर मान लेते हैं तो उससे कैसे कृषि क्षेत्र कमज़ोर हो सकता है। ये सारी बातें राइटर ने यहाँ पे बताई हैं, इसी को हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि किसानों ने आंदोलन किया अपनी कुछ मांगों को लेकर, तो सबसे पहले सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के नाते हमें किसानों की मांगों का पता होना चाहिए कि क्या किसानों की मांगें थीं जिनके लिए वो आंदोलनरत थे। तो देखिए, सबसे पहली मांग जो थी किसानों की वो क्या थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मतलब अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा किसी की फसल के लिए करती है तो प्रत्येक किसान को, चाहे वो कितनी भी मात्रा में उस फसल का उत्पादन करता है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। उसके बाद एमएसपी का जो भुगतान है वो स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा के अनुसार होना चाहिए। ये भी किसानों की एक मांग थी। तीसरी मांग है किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, है ना। ट्यूबवेल वगैरह के लिए, सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। कर्ज माफ़ी होनी चाहिए किसानों की, और ज़मीन अधिग्रहण से पहले किसानों की अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए। मुआवजा जो है वो आधिकारिक दर का 4 गुना मिलना चाहिए। लखीमपुरी खीरी केस जो हुआ था उसमें सज़ा होना चाहिए। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकले, सभी मुक्त व्यापार समझौतों को समाप्त किया जाना चाहिए। ये सारी मांगें किसकी हैं? किसानों की हैं, किसान संगठनों की हैं। सभी किसान एवं श्रमिकों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की भी मांग किसान संगठनों ने की। मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाकर 200 दिन का किया जाए। जो वर्तमान में भी 100 दिन रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार उपलब्ध कराती है मनरेगा योजना के अंतर्गत, उसमें किसान संगठनों की मांग है कि मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाकर 200 दिन का किया जाए। और जो मजदूरी है, जो 300 साढ़े 300 आज की डेट में मिल रही है, उस मजदूरी को 700 रुपये प्रतिदिन की जाए। ये सारी मांग, ये 12 मांगें किसानों ने रखी, ठीक है, अपने आंदोलन में। लेकिन इन सारी मांगों को, जैसे कि आपने इन मांगों को देखा होगा और आपने स्वयं अपने तर्क से समझा होगा कि अगर मान लीजिए भारत विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकले किसानों की मांग मान के और सभी मुक्त व्यापार समझौतों को समाप्त करे, तो क्या ये भारत के हित में होंगे?
नहीं, इससे भारत का जो विदेशी व्यापार है वो नकारात्मक रूप में प्रभावित हो सकता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसानों और श्रमिकों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने लगे सरकार, मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाकर 200 दिन किया जाए या मजदूरी 700 रुपये न्यूनतम प्रतिदिन निर्धारित कर दी जाए, तो इसके लिए लाखों करोड़ खर्च करने होंगे। तो उतना राजस्व कहाँ से आएगा, है ना। उसके बाद जो प्रमुख मांग थी, जो चर्चा में रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और एमएसपी का भुगतान स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा के अनुसार होना चाहिए। ये दो मांगें ऐसी थीं जिन पे हर जगह डिस्कशन चल रहा था, हर जगह बात चल रही थी। लोग इसके बारे में वाकिफ़ भी थे कि किसानों की जो मांगें हैं वो क्या हैं, और उसके अलावा हमने ये सारी मांगें डिस्कशन में अपने में डिस्कस की। अब देखिए, अब राइटर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात अगर हम अपने किसान भाइयों की करें तो 82% किसान जो हैं वो छोटे और सीमांत हैं, जो अपने मात्र आजीविका के लिए फसल उत्पादन करते हैं। उन पर इतनी फसल होती ही नहीं है, इतना उत्पादन उनका होता ही नहीं है कि वो बाज़ार में बेच सकें। तो यानी अगर सरकार ऐसे मामलों पे निर्णय लेती है तो इसका फ़ायदा छोटे किसानों से ज़्यादा, सीमांत किसानों से ज़्यादा क्या होगा, बड़े किसानों को होगा। और अगर किसानों की एमएसपी पर मांग मान ले सरकार, क्या मांग है, वही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा के अनुसार होना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। तो अगर इस मांग को मान लेती है तो आंकड़ों के अनुसार इस पर 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा। और अगर 10 लाख करोड़ खर्च मात्र सरकार इसी चीज़ पर खर्च कर देगी तो आप सोचिए बाकी चीज़ों के लिए कहाँ से पैसा आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2024-25 का जो बजट है उसमें सरकार ने 11.11 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा है ना। कितना, 11.11 लाख। और 11.11 लाख में अगर 10 लाख करोड़ खर्च हम केवल एमएसपी पर कर दें तो कहाँ से सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देगी, कहाँ से पेंशन देगी और कहाँ से विकास परियोजनाओं के लिए धन आएगा, है ना। क्योंकि राजस्व हमारा बहुत लिमिटेड होता है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके अनुसार ये मांगे कहीं ना कहीं तार्किक प्रतीत नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ राइटर क्या कह रहे हैं कि देखिए, अगर एमएसपी पर सरकार की मांगों को माना जाए तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर होगा। क्यों? क्योंकि किसानों से जो अधिकतम खरीद करती है कौन, भारतीय खाद्य निगम, है ना। वो किसकी करती है, गेहूं की और धान की। और यही 3 राज्य ऐसे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो इन तीनों फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। तो अगर एमएसपी पर किसानों की मांग मानी जाती है तो ये दूसरे राज्यों और कृषकों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ज़्यादातर धान और गेहूं की खरीद एफसीआई द्वारा की जाती है और इन फसलों का जो उत्पादन है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। अन्य फसलों के लिए एमएसपी तंत्र नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में देखिए नारियल बहुत ज़्यादा पैदा होता है ना। तो क्या नारियल के लिए सरकार एमएसपी देती है? बिल्कुल नहीं देती है। तो उससे क्या है, दूसरे राज्यों और कृषकों के साथ क्या है, अन्याय होगा। और एमएसपी की कानूनी गारंटी कहीं ना कहीं समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगी, है ना। राइटर ने ये बताया है इस तर्क के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम एमएसपी की बात करें कि एमएसपी कैसे तय की जाती है, आपको पता है 1967 में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश एमएसपी की सिफारिश जिसकी अनुशंसा के आधार पर की जाती है ना। और सरकार फिर उस अनुशंसा को मानती है नहीं मानती है वो सरकार का निर्णय है। लेकिन वर्तमान में जो एमएसपी तय करने का फॉर्मूला है वो क्या है, A2+FL। A2+FL क्या है, इसमें किसान द्वारा खेती के लिए जितना भी पूंजी भुगतान है, मान लीजिए वो बीजों पे कुछ खर्च कर रहा है, कुछ रासायनिक खादों के लिए कर रहा है, कीटनाशक के लिए कर रहा है, तो किसान द्वारा खेती के लिए जो पूंजी भुगतान है और उसके बाद जो परिवार का श्रम है उसको समाहित किया जाता है किस फॉर्मूले में, A2+FL। और A2+FL क्या है, ये एमएसपी तय करने का फॉर्मूला है ना।
लेकिन किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग क्या है भैया? स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के आधार पे हमें एमएसपी का भुगतान करो। और स्वामीनाथन समिति ने एमएसपी के लिए कौन सा फॉर्मूला सुझाया था? C2+50% फॉर्मूला। इसमें क्या है कि जो किसान की पूंजीगत भुगतान है, परिवार का श्रम है, उसके साथ साथ किसान की जमीन का किराया भी होता है ना? किसान की जमीन का किराया सहित आने वाले सभी तरह की लागत और उस पे 50% का मुनाफा। ये है C2+50% का फॉर्मूला। इसी को वर्तमान में किसान लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर स्वामीनाथन समिति की सिफारिश की हम बात करें तो देखिए, इस समिति ने 2004 से 2006 के बीच में अध्ययन किया था और तदुपरांत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, है ना? इसमें इन्होंने और भी बातें कही थी एमएसपी के फॉर्मूले के अतिरिक्त, जैसे कि कृषि को क्या है, कृषि क्षेत्र को हमें प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। प्रतिस्पर्धी किस विषय में? ताकि वो विश्व बाजार के अवसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, है ना? कृषि का समग्र विकास करना होगा, नीतियां बनानी होंगी और ढांचागत विकास पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए अब हमने ऊपर राइटर के पॉइंट देखे, है ना? राइटर क्या कह रहे हैं, क्या किसानों की मांगे हैं, कितनी तार्किक हैं। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि एमएसपी के पक्ष में अगर तर्क हम देखें तो क्या क्या देखें वो हो सकते हैं। पहली चीज़ क्या देखें, इससे किसानों के हितों को सुरक्षा मिलेगी। भाई अगर एमएसपी का वादा सरकार करती है तो किसानों के हितों की सुरक्षा होगी। मान लीजिए किसी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और बाजार में कीमत घट जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर एक न्यूनतम मूल्य प्राप्त होगा अपनी फसलों के लिए। दूसरी चीज़ इससे क्या होगी, फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे मान लीजिए धान और गेहूं के विषय में अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार देती है तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इन फसलों का उत्पादन करेंगे। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होगा, हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्योंकि जब फसल की कमी नहीं रहेगी, अनाज की कमी नहीं रहेगी, तो हमारे देश में क्या होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे कि क्या होगा, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, ये सारे मुद्दे संबोधित किए जा सकेंगे। ये थे एमएसपी के पक्ष में तर्क। लेकिन अब देखिए विपक्ष में तर्क की बात करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए भारत सरकार एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देती है और उसको स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की घोषणा करती है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, महंगाई में वृद्धि हो जाएगी इससे। क्योंकि सरकार कहेगी भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है, या तो इस मूल्य पर हम खरीदेंगे या इससे ज़्यादा मूल्य पर जो व्यापारी हैं वो खरीद सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उस मूल्य से, एक बड़े मूल्य से ज़्यादा व्यापारी खरीदेंगे तो वो ज़्यादा ही बाजार में बेचेंगे, है ना? कंपनियां उनसे ज़्यादा ही रेट में खरीदेंगी, तो उससे क्या होगा, महंगाई में वृद्धि होगी। और खरीद की सीमित ढांचागत सुविधाएं हैं हमारे पास, इसलिए भी हम भारत सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी नहीं दे सकती, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, हमने पहले अपने एक पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि भंडारण की बहुत हमारे यहाँ सीमित सुविधाएं हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए सरकार सारा अन्न खरीद भी लेती है तो उसका भंडारण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये एक अलग से चुनौती है। उसके बाद क्या है कि फसल पैटर्न और फसल चक्र इससे कुप्रभावित होगा। भाई किसान सारी फसलों पे तो एमएसपी लागू करेगी नहीं, कुछ फसलों पर वो एमएसपी देती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि गेहूं पर, चावल पर, है ना? और अगर उन ऐसी फसलों पर एमएसपी दी जाती है तो सरकार फिर बाकी फसलों को छोड़कर केवल उन्हीं फसलों का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, है ना? ज़्यादा पैदावार के लिए क्या होगा, भूमिगत जल का दोहन होगा, सिंचाई के लिए रासायनिक खाद ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा, कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग किया जाएगा। तो इससे एक तरफ जहाँ भूमि की उर्वरता को नुकसान होगा, है ना, वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दिखेंगी, है ना? और उससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, ये अलग से समस्याएं हैं। और अगला पॉइंट क्या है, वित्तीय रूप से सरकार के लिए लगभग असंभव है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 2024-25 के बजट में सरकार ने 11.11 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा है। अगर उनमें से 10 लाख करोड़ एमएसपी पर ही खर्च सरकार कर देगी तो बाकी विकास के लिए, कर्मचारियों के पेंशन भत्ते, वेतन के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो वित्तीय रूप से सरकार के लिए लगभग असंभव भी है ना? अब
चुनौतियाँ क्या हैं, क्यों हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। देखिए, कृषकों में क्या है, साक्षरता की कमी है ना। पहली चीज़, कृषकों को कोई भी बहला फुसला देता है, भड़का देता है ताकि वो आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं, तबकि उन्हें मांगों का, असल मुद्दों की जानकारी भी नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है कि भारतीय कृषक, जो कि अभी हमने देखा कि 82% क्या है, सीमांत और मजदूर किसान है। जब सीमांत और मजदूर किसान है तो वो आजीविका अपने आजीविका निर्वहन के लिए स्वयं ही खेती करते हैं, मशीनीकरण नहीं है ना। और ना ही वो इस योग्य हैं कि मशीनीकरण को बढ़ावा मिले। एक तो छोटी ज़मीन है, जोत का आकार बहुत छोटा है, और उनकी वित्तीय स्थिति भी इस तरह की नहीं है कि वो मशीनीकरण पर ध्यान दे सकें। तो साधनहीनता हमारे कृषकों में है। सस्ती ऋण सुविधा तक पहुंच नहीं है हो पाई है बहुत सारे किसानों की। हालांकि भारत सरकार इस संबंध में अनेक योजनाएं चला रही है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है ना, ये एक योजना है। इसी तरह से अन्य योजनाएं भी हैं, लेकिन प्रत्येक किसान तक, प्रत्येक इलाके तक सस्ती ऋण सुविधा की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद क्या है, कुशल उत्पादन और भंडारण तकनीकों का अभाव है। ना तो उत्पादन के विषय में बहुत नई नई प्रौद्योगिकियों के विषय में किसानों को जानकारी है, ना ही भंडारण तकनीकों का उन्हें ज्ञान है, जिसके कारण अगर किसान कुछ उत्पादन ज़्यादा भी कर लेता है तो भंडारण तकनीकों के आधुनिक ना होने के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। बारिश से उनमें सीलन आ जाती है, कीड़े खा जाते हैं, चूहे लग जाते हैं, तो भंडारण तकनीकों का अभाव है। ये कृषकों के लिए चुनौतियां हैं। अब देखिए, किसान राइटर कह रहे हैं कि किसानों को साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, अब अपरिहार्य है, और साक्षर होना साथ ही कौशल युक्त होना। क्यों? इससे क्या फ़ायदे होंगे कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार उत्पादन कर पाएंगे किसान। भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की कीमत ज़्यादा है, किस चीज़ की मांग ज़रूर ज़्यादा है, उसी के अनुसार किसान क्या है, उत्पादन पर बल देंगे और मानकों के आधार पर उत्पादन करेंगे। अगर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, अगर उसने किसी फसल के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं तो उन्हीं मानकों के आधार पर उस फसल का उत्पादन होगा कि भाई इस फसल में इतने मात्रा से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इतनी मात्रा से ज़्यादा रसायन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं कहीं जैविक उत्पादों की भी आवश्यकता होती है, जैविक उत्पादों की भी मांग होती है। तो इसके लिए किसानों को क्या है, साक्षर होना जरूरी है। और किसान साक्षर होंगे तो उन्हें प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण के विषय में जानकारी देकर उन्हें क्या है, सशक्त बनाया जा सकता है, उन्हें सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जा सकता है। और अन्य जो प्रौद्योगिकियां हैं, जैसे कि नैनो तकनीक, है ना, नैनो तकनीक का प्रयोग, वर्टिकल फार्मिंग, अगर मान लीजिए जोत छोटी है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, भाई वर्टिकल फार्मिंग की जा सकती है। वर्टिकल फार्मिंग में क्या हो सकता है कि बहुत सारे फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है, तो किसानों की आय बढ़ सकती है उससे। उसके बाद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का प्रयोग किया जा सकता है। ये सारी क्या नई तकनीकी की हैं, नई प्रौद्योगिकियां हैं कृषि क्षेत्र में। ड्रोन से फसलों पर खाद का और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। आधुनिक भंडारण सुविधाओं को विकसित करने की ज़रूरत होगी। स्मार्ट पैकेजिंग, इन सारे के विषय में, इन सभी के विषय में अगर किसान साक्षर और कौशल युक्त होंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज वर्तमान में किसान किस तरह से, कहाँ कहाँ किसानों के लिए अवसर हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, विपक्ष में एमएसपी के पक्ष और विपक्ष में हमने तर्क देखे, एमएस स्वामीनाथन समिति की हमने सिफारिशें देखी, किसानों की मांग देखी और क्यों किसानों की मांगें अतार्किक हैं वो भी हमने देखी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। एक अच्छे टॉपिक के लिए, आप एक अच्छे टॉपिक के साथ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके साथ जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।